हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आईएएस यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिमाचल के। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ नंबर 1। इट टॉक्स अबाउट असेसमेंट। ये जो असेसमेंट है ये फंड की गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। इस असेसमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि जो हिमाचल की बिल्डिंग्स हैं दे आर 65% उसमें से जो बिल्डिंग्स है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल। तो ये वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर आता है। दैट मीन्स अगर थोड़ा बहुत भी लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक वाली सिचुएशन अगर इस रीजन के अंदर आएगी देन दैट वुड कॉज अ लॉट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक डैमेज। ठीक है, तो काफी सारा डैमेज जो है हो सकता है, जो अभी रिसेंटली देखा भी गया। आपने देखा होगा काफी सारी वीडियोस जो हैं वो कच्ची घाटी जो है जहां पे ये सब सिचुएशन हुई कि बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स जो थी वो टूट रही थी, वो वीडियोस काफी वायरल हुई थी। तो वैसी जो सिचुएशन है वो आ सकती है शिमला के अंदर भी, इस रीजन के अंदर भी, अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इस असेसमेंट को फंड किया था यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द टीएआरयू। फाउंड दैट एज मेनी एज 65% ऑफ द बिल्डिंग्स जो सर्वे किया गया उसमें दे आर इन अ कैटेगरी ऑफ हाई वल्नरेबिलिटी, राइट। चलो, so what are the reasons of being a vulnerable category? सबसे पहली बात है उनकी एज, काफ़ी ज़्यादा जो है बिल्डिंग्स की एज हो चुकी है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल कंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से किया गया था वो ठीक नहीं है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल डिटेल्स अक्रॉस ऑल वार्ड्स, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल्स देखे गए हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, और यही हम लोग कह रहे हैं कि अगर नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड, देन बहुत सारे डैमेजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रिसेंटली हिमाचल में बाईपोल जो है उसको कंडक्ट किया जाने वाला है। अक्टूबर 30 में बाईपोल होने वाले हैं, राइट। तो इस बाईपोल के अंदर ये बेसिकली सेटअप किया गया है। इट इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो सेटअप किया गया है 15,226 फीट की ऊंचाई के ऊपर, और ये जो गांव है दैट इज ताशी गोंग विलेज। इट इज अ ताशी गोंग विलेज। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस गांव के तहत जो है ये जो गांव है यहाँ पे जो कि 15,226 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन लगाया गया है। ये गांव पड़ता है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्पीति, जो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ मंडी लोकसभा सीट के ऊपर का पार्ट है, राइट। तो ये एक न्यूज़ थी। इसके अलावा इलेक्शन कमेटी ने ये 11 आइडेंटिफिकेशन मोड्स के थ्रू आप अपने आप को आइडेंटिफाई करा सकते हैं दैट यू आर एलिजिबल टू वोट, इंक्लूडिंग द पैन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आधार के थ्रू कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या मनरेगा जो जॉब कार्ड्स बनते हैं उनके थ्रू, बैंक पास है, बैंक पासबुक के थ्रू, पेंशन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। सो ये सारे जरिए हैं जिसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी को दिखा सकते, शो कर सकते थ्रू दीज इन नंबर ऑफ वेज, राइट। तो ये एक न्यूज़ थी जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज रिलेटेड टू चीफ जस्टिस, जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। सो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट, एंड इसको जो ओथ है, द ओथ वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर, राइट। राजभवन में ये सारी चीजें हुई। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपने याद क्या करना है। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस, अब देखिए हिमाचल में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चीफ जस्टिस का हम पढ़ लें कि चीफ जस्टिस का क्या जॉब रोल्स होते हैं, किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। इसके अलावा जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओथ कौन दिलवाता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, राइट। कि ओथ कौन दिलवाता है, अपॉइंट कौन करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो हम लोग अब बात करेंगे कि जो जस्टिस रफ़ीक हैं उनका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख ले तो बैकग्राउंड में ये देखने को मिलता है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। 2006 के टाइम पे वो अपॉइंट हुए थे जज ऑफ हाई कोर्ट राजस्थान के, और ही ऑल्सो वर्कड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट 2 बार,
तो एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है ना। ये टर्म्स कहाँ से आ रही हैं, अब ये हम लोग अल्टीमेटली पॉलिटी पूरी पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले अगर हमें ये इंपॉर्टेंट चीजें अगर पढ़ ले तो डेफिनेटली यहां से सवाल ज्यादा पूछे जा सकते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस में क्या फर्क रहता है, एडहॉक जजेस क्या होते हैं। तो ये सारी टर्म से जो पढ़ना जरूरी हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ही वॉज एलिविएटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मेघालय 2019 में, और वहां उन्होंने कुछ टाइम तक सर्व किया। इसके अलावा पूरी सेरेमनी के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वहाँ पे थी, इंक्लूडिंग द जयराम ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर जो है उनको प्रेजेंट किया गया, हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चलिए अब एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये कहती है कि हिमाचल में भी जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल अप हो चुका है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मार्केटिंग कंपनीज को, फेक मार्केटिंग कंपनीज का यूटिलाइजेशन करके उनके द्वारा जो है जो बैंड सब्सटेंसेस है, बैंड ओपियोइड है, जैसे कि ट्रामाडोल टैबलेट्स, उनको क्या कर रही है मार्केट के अंदर इन्फ्यूज कर रही हैं, राइट, उनको इन्फ्लक्स करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये रिसेंटली केस देखा गया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ फार्मास्यूटिकल फर्म्स है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केटिंग कंपनीज जो फेक मार्केटिंग कंपनीज है उनके द्वारा जो है मार्केट के अंदर वो कोशिश कर रही हैं कि ये जो बैंड ओपियोइड है टैबलेट्स इनको भेजा जा सके, लोग इन्हें यूज करें इस तरीके से। सो ये पूरा का पूरा मामला कब सामने आया, तब सामने आया जब पंजाब के अंदर रिकवर किया गया, ये पर्टिकुलर ट्रामाडोल के टैबलेट्स को रिकवर किया गया, और फिर उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स है हिमाचल का जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनका रूट्स वहाँ से लिंक करता है, राइट। तो ये चीज़ जो है काला अम्ब और पौंटा साहिब के अंदर जो है इस तरीके से इनका ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ, एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है 2 फार्मा कंपनीज के अगेंस्ट विच वर सस्पेक्टेड ऑफ सप्लाइंग ड्रग्स थ्रू फेक मार्केटिंग कंपनीज, जो अभी हमने पढ़ भी लिया। ओके, नाउ ये एक तो पहली चीज़ है कि सोशल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूथ या अच्छा इस नेक्सस के अंदर कौन कौन कवर है, इस नेक्सस के अंदर यूथ जो है वो है इसके अंदर जो सप्लाई करता है, साथ ही साथ फीमेल्स भी इसके अंदर हैं, और ये डेटा हमें बताता है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताती है कि हिमाचल इज ग्रैबलिंग विद द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ चिट्टा एंड ओपियोइड। अब देखिए ये जो सब्सटेंस है चिट्टा, ये तो बेसिकली स्मगल किया जाता है स्टेट के अंदर, दिल्ली से आता है और स्टेट के अंदर लोग यूज करते हैं, स्मगल किया जाता है। बट ये जो ओपियोइड है इसको बेसिकली स्टेट से बाहर निकाला जाता है, स्टेट से इलीगली इसको बाहर भेजा जाता है, क्योंकि स्टेट के अंदर, हिमाचल के अंदर ही इसकी काफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिलती है। सो ये जो चिट्टा है ये तो आपको स्मगल होता हुआ दिल्ली से आता हुआ दिखेगा स्टेट के अंदर, और ओपियोइड जो है ये स्टेट के बाहर इलीगली जाता है, क्योंकि स्टेट के अंदर इसकी पैदावार होती है, राइट। सो एज पर द डेटा जो प्रिक्योर फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा हीरोइन एंड ओपियोइड टैबलेट्स जो हैं वो सीज किए गए हैं 2016 से लेके आज तक देखा जा रहा है। और जो नंबर ऑफ एनडीपीएस केसेस हैं, दैट इज नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की बात करें, ये जो केसेस इसके अंदर रजिस्टर हुए हैं और जो लोग रजिस्टर हुए हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं, अरेस्ट हुए हैं, वो 2016 से देखा जाए तो वो राइज ही हो रहा है, वो कम नंबर नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स 2016 से ही ये सारे जो केसेस हैं एनडीपीएस के अंदर, जो केसेस आते हैं ड्रग से रिलेटेड या अरेस्ट हुए हैं इन केसेस के तहत लोग, इनका नंबर राइज ही होता हुआ दिख रहा है। अब इस नंबर के अंदर आपको मेल्स तो दिखेंगे, आपको दिखने को मिलेगा पास 5 सालों में आपको औरतें भी शामिल होती हुई दिखेंगी, आपको फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे, राइट, इन नंबर्स के अंदर। तो ये भी एक शो कर रहा है कि किस तरीके से डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है। नाउ पुलिस भी कोशिश कर रही है कि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा मामला है उसको कैसे हैंडल किया जा सके,
हैंडल तब किया जाएगा जब आप बड़ी बड़ी फिश मछलियों को फोकस करके पकड़ने की कोशिश करोगे, कि बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा माफिया चला रहे हैं, अगर आप उनको पकड़ने की कोशिश करोगे तभी नीचे वाले लोग जो है अपना वो लिंक खत्म होगा और तभी इस चीज के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। राइट, तो ये पुलिस का एक कोशिश है, एक मुहिम है जो पुलिस करने की कोशिश कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल फार्मिंग। हमने इसके ऊपर काफी सारे न्यूज जो है हिमाचल स्पेसिफिक कवर किए हैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, और आज एक न्यूज है दैट इज कि टाई अप हो रहा है CSIR। CSIR इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो जिसका एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी इन चंडीगढ़। सो इन्होंने टाई अप किया है विद होम, इन्होंने टाई अप किया है विद द इम्प्लीमेंटिंग यूनिट ऑफ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के साथ इन्होंने बेसिकली टाई अप किया है ताकि नेचुरल फार्मिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके हिमाचल के अंदर। ठीक है, अब ये जो नेचुरल फार्मिंग है इसको बोला जाता है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। हिमाचल प्रदेश में ये जो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग है, इट इज अ नॉन केमिकल लो कॉस्ट एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चरल टेक्निक। हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी की थी, हमने पढ़ा भी था। ये SPNF जो टेक्निक होती है, इसमें क्या है, आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली डंक और यूरिन ऑफ इंडिजिनियस काउ है, उनका डंक और यूरिन को थोड़ा सा मिक्सअप करना है, उसी का ही यूज़ करना है फॉर योर फार्मिंग। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है स्टेट के अंदर अंडर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना सिंस इट्स लॉन्च इन 2018। और इसमें होता क्या है, इसमें यही है जो यूज ऑफ डंक एंड यूरिन है इंडिजीनियस काउ ब्रीड्स का, ये की कंपोनेंट होता है टू एनहांस दी सॉइल फर्टिलिटी ऑफ एंड प्लांट प्रोटेक्शन। तो सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है और ये प्रूफ भी हो चुका है बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। राइट, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो देखिए ये हिमाचल स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है ये, बट इट वाज इन द क्यूरोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने ये न्यूज़ आपके सामने रखी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक है वो नीचे आ चुका है, मतलब इसने पुअर परफॉर्म किया है इस साल के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत, क्योंकि इंडिया जो है इस बार उसको 101 पोजीशन मिली है इस इंडेक्स के अंदर, जिसमें केवल 116 कंट्रीज है। तो 116 कंट्रीज में अगर देखा जाए तो 101वीं जो कंट्री है वो इंडिया है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर आती है। इसकी रैंक पिछले साल जो थी वो 94 थी, तो 94 से ये 101वीं रैंक के अंदर आ गई है। और इसके जो नेबर्स हैं जैसे कि पंजाब, बांग्लादेश, नेपाल, उससे बहुत पुअर जो है इसने परफॉर्म किया है। राइट, और इसके अलावा देखा जाए तो देखिए आपके प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय हुम, बाय आयरिश एड एजेंसी जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और एक और एजेंसी है दैट इज जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिलेफ। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये जो पॉइंट है इस चीज को भी ध्यान से पढ़िएगा। आप इसमें मेंस में भी आप लिख सकते हैं, जब भी आपको सोशल इश्यूज की बात आएगी, हंगर की बात आएगी, SDGs की बात आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आएगी, तो ये पॉइंट्स जो है डेटा आप लिख सकते हैं। नाउ अलार्मिंग सिचुएशन, ये तो टर्म बता दी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को इस लेवल पे रखा गया है और बोल दिया गया है कि लेवल ऑफ हंगर जो है इंडिया में वो अलार्मिंग स्टेटस के अंदर है। बट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड हुआ, गवर्नमेंट ने वेरी नेक्स्ट डे ये बोल दिया कि ये जो मेथोलॉजी है, जो मेथड है वो बेसिकली अनसाइंटिफिक है, सो वी आर नॉट इन अ फेवर ऑफ दिस इंडेक्स। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस पूरे एस्टिमेट के अंदर, इस पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी इन्होंने यूज किया है वो डेटा यूज किया है FAO का, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज किया है, जो बेसिकली बात करता है अंडर नरिश पॉपुलेशन के ऊपर।
विच इज़ आउट ऑफ ग्राउंड रियलिटी, मतलब उन्होंने प्रॉपरली चेक नहीं किया है क्या डेटा फैक्ट है ग्राउंड लेवल पे, और उसी के बेसिस पे इन्होंने भी वही ये डेटा यूज़ कर लिया, और जिसकी वजह से हमारा जो रैंक है और नीचे खिसक चुका है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते। वी critically we are not happy with this and we react sharply to the report, right? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुल्लू दशहरा फेस्टिविटीज बिगिन। ठीक है, सो इट्स अ 7 days लॉन्ग दशहरा फेस्टिवल होता है ये, और इसको जो है धालपुर के अंदर जो है और शुरुआत हुई है इसकी धालपुर के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। ठीक है, देखिए इसमें जो लॉर्ड आइडल्स होते हैं ऑफ चीज डाइटी, लॉर्ड रघुनाथ, सीता, हनुमान एंड कुछ और डाइटीज़ है जिनको धालपुर लेकर आया जाता है, पालकियों के अंदर लेकर आया जाता है। काफ़ी ब्यूटीफुली इनको डेकोरेट किया जाता है। ये जो रथ होते हैं और जिनको हम लोग रथ कहते हैं, हिंदी भाषा में रथ कहते हैं। सो दीज आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड वुडन चैरियट कॉल्ड रथ। ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, मतलब हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस क्या है कुल्लू दशहरा की। ये वैसे तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज़ अ वीक लॉन्ग कुल्लू दशहरा, जो ट्रेडिशनली काफ़ी ट्रेडिशनल लेवल पे इसको रिचुअलिस्टिक तरीके से एक बहुत ही भव्य फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो है अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, बट अगर देखा जाए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टूरिस्ट, दे कम एंड विजिट एंड एंजॉय दिस फेस्टिव टाइम पीरियड। ओके, इसके अलावा बोला जाता है इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल, एंड इसमें जो धालपुर मैदान जो कुल्लू के अंदर है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि फेमस है फॉर दी गॉर्जस लैंडस्केप, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड माउंटेन स्ट्रीम्स एंड एंशिएंट टेम्पल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है धालपुर मैदान। और कुल्लू दशहरा का जो अगर हम लोग रूट्स देखें तो ये जो रूट्स हैं वो 17th सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज़, जो हमारे स्टेट न्यूज़ है, वी हैव कवर्ड इट, एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, and just keep working hard. Thank you.